जॉन सीना का देखो हील टर्न हुआ तो उसके बाद उनके जो लॉयल फैंस हैं वो काफी ज्यादा दुखी हैं। लेकिन क्या फैंस के साथ साथ खुद जॉन सीना भी दुखी हैं? मतलब बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि इस एलिमिनेशन चेंबर धमाकेदार शो के बाद रॉ का अगला एपिसोड था। और आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ शॉकिंग मैनर में चीजें करी हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप मेक श्योर कर लेना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है फिर नहीं, क्योंकि इससे फिर आपको सारी वीडियो चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ। और आज सीएम पंक का मूड बिल्कुल ही अलग था। और ये सीएम पंक का मूड मैं चाहता हूं कि हमेशा ही रहे। जैसे ड्रू मैकिंटायर के लिए मैं कहता हूं ना कि यार इस बंदे के लिए अच्छा हो जाए तो भी मजा आ जाता है, पिस ऑफ हो जाए तो भी मजा आ जाता है। मुझे लगता है सीएम पंक के अंदर से सारी चीजें तब बाहर निकलती है जब उनको किसी ने परेशान कर दिया। और आज उसी मूड के साथ आए थे सीएम पंक। जैसे ही वो आते हैं गुस्से में थे एकदम, माइक उन्होंने पकड़ा, बिल्कुल इस तरीके से बात करते हैं कि आज तो बिल्कुल भी वो अपने आप को सेंसर नहीं करने वाले, कुछ भी बोलेंगे। सीएम पंक आके बोलते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि मैंने अपनी जो सारे तौर तरीके हैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाने के लिए उसको एग्जॉस्ट कर लिया है। अब मुझे एड्रेस करना है अपने दुश्मनों को। और क्योंकि मेरा नाम सीएम पंक है तो सारे के सारे लोग मेरे दुश्मन हैं। मतलब सीएम पंक भी अच्छे जानते हैं कि उनकी बनती नहीं है किसी बंदे से। इसके बाद आगे वो नेम ड्रॉप करते हैं फाइनल बॉस द रॉक। और भाई इसके बाद उन्होंने कच्ची करना शुरू कर दिया। और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब स्टोरी लाइन के अंदर भी बातें तो हो रही है एटलीस्ट। मतलब इससे पहले तो बिल्कुल अगर रॉक आ भी रहे तो जो सीएम पंक है उन्होंने नाम नहीं लिया था। लेकिन इनकी जैसे हिस्ट्री रही है मैं चाह रहा था ये हो, और आज मंडे नाइट रॉ में इन्होंने ऐसा किया है। कहते हैं सीधा माइक कैमरा में देख के बोलते हैं कि ड्वेन तू एक बात सुन ले, तू फ्रॉड है, तू भले ही ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स का पार्ट बन गया, जो भी कुछ कर लिया हो, ये बात ध्यान रखना कि तू सीएम पंक के साथ डील कर रहा है। तो ये इस तरीके की बात है, अगर तुम इतने बड़े बंदों को बोलोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बड़े हो सकते हैं। कहते हैं कि ये बंदा कभी भी आ जाता जब इसका मूड करता है। वो जो फाइनल बॉस का वो गूज बम्स वाला मोमेंट है ऐसे ऐसे वाला, भाई उसका भी जो मजाक है वो सीएम पंक ने उड़ा दिया। कहते हैं कि तू इतना डेस्परेट क्यों है, और साथ में बोलते हैं घंटे का चैंपियन है तू। कौन है? पीपल्स चैंपियन। वो उनको कहते हैं कि खुद ही अपने आप को एक क्लेम कर लेता है सारी बातें, मैं हूं यहां पे, मैं हूं इन लोगों के लिए। एंड देन इसके बाद वो स्विच करते हैं जॉन सीना की तरफ, क्योंकि ये मत भूलना, आप भले ही सोच रहे हो कि रेसलमेनिया मैच इससे होगा उससे होगा, सीएम पंक को हराने वाला बंदा एंड में जॉन सीना ही था। और इनका अनफिनिश्ड बिजनेस यहां से आप कह सकते हो कि शायद हम मानेंगे, और इनकी हिस्ट्री रही है तो कभी भी बंदे एक दूसरे के आड़े आ सकते हैं। और उसके पीछे आपको ज्यादा स्टोरी देने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनके पीछे काफी सारी हिस्ट्री है। वो कहते हैं जॉन सीना के बारे में कि भाई ये बंदा भी इतना डेस्परेट था कि इसने अपनी सोल बेच दी। यू कैन नॉट सी मी वाली चीज का वो फिर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि नाउ वी कैन ऑल सी थ्रू यू, तेरी सच्चाई हम लोग देख सकते हैं। कहते हैं कि हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट, इतने टाइम से जो तू बोल रहा था ये घंटे के लिए था, इसका कोई मतलब नहीं था। तूने इतने इतने 20 सालों से लोगों का पप्पू काटा, क्योंकि अब उनका कैरेक्टर चेंज हो चुका है। तो सीएम पंक कह रहे हैं भाई इतने टाइम से जो तूने सारी चीजें करी थी क्या वो ड्रामा था? तू इन सारी बातों को मीन नहीं करता। मिस्टर नेवर गिव अप, यू गिव अप ऑन योर सेल्फ। मैं तो ये भी देखना चाहूंगा वो आगे जो जॉन सीना की मर्चेंडाइज बनने वाली है उस पर किस किस तरीके के कोड्स होंगे, क्योंकि सब कुछ ही शायद अब हो सकता है ऑपोजिट हो। मिस्टर हसल लॉयल्टी डिसरिस्पेक्ट, दोनों ही बंदों को वो कहते हैं डाउन द रोड मैं देख लूंगा। ये मेंशन करना ना मुझे बहुत सही लगा कि भले ही सीएम पंक का फोकस दूसरे बंदों के ऊपर है, उनकी स्टोरी अलग होगी, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट इस बात को एड्रेस किया है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि सीएम पंक का रिएक्शन इसके ऊपर क्या है वो हमको जानने को मिले। एंड देन आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। सीएम पंक कहते हैं कि सेथ रॉलिंस ये वो बंदा है, इसके मेरी सारी अटेंशन, सब इसकी अटेंशन जो है इसके ऊपर आ गई है। और इसके बाद वो क्या लाइन ड्रॉप करता है, कहते हैं बेकी लिंच यू बेटर कम गेट योर मैन, बिकॉज इफ आई गेट टू हिम बिफोर यू डू आई एम गोना पुट हिम इन अ व्हील चेयर। ये वाली लाइन सुनने के बाद ही एकदम से जो लोगों का रिएक्शन था वो ओह ऐसे वाला हो गया, क्योंकि जब भी सेथ रॉलिंस के इस लफड़े के अंदर, किसी भी लफड़े के अंदर बेकी लिंच का नेम आ जाता तो वो लगता है मामला थोड़ा सा पर्सनल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बोलते ही सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले हो गया। और मतलब म्यूजिक प्ले हुआ, होता नहीं सुपरस्टार वेट करता है कि अच्छा आएगा, एक सेकंड का भी वेट नहीं किया सीएम पंक ने, वो तुरंत रैप की तरफ जो है भागने लग गया। और इसके बाद हमने एक ऐसी ब्रॉल देखी इन दोनों के बीच में। मतलब आजकल थोड़ा सा कॉमन हो गया ब्रॉल देखना, ये पहले के टाइम पे हमको जो बहुत बड़ी चीजों के अंदर ही ऐसे ब्रॉल को बचा के रखते थे जहां पर सारे सिक्योरिटी वाले बंदे हैं, लेकिन इस ब्रॉल के अंदर आपको कुछ अलग फील होगा। लिटरली सिक्योरिटी वाले बंदे रोक रहे हैं सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को और सही से लड़ने भी नहीं दे रहे, बट स्टिल दिस इज ऑसम के वहां पे चैंट लग रहे। तो सोचो कितना मतलब दोनों बंदों को देख, ऐसा होता है ना कि जब मार पिटाई कर रहे हैं तो
कहाँ हमारा हाथ गया, किसके सिर पे लगी लगी नहीं लगी। जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते तो पता नहीं चलता कहाँ पे हमारा जो पंच वो लैंड कर रहा है। ऐसा ही सेथ रॉलिंस और ये सीएम पंक के बीच होता है, तो इनकी जो मारा मारी है फिर से शुरू हो चुकी है। और देखो मैं तभी कहता हूँ कि WWE जो चीज़ हमको दिखाएगी स्टोरी के हिसाब से, अगर उसमें दम है तो फिर पीछे क्या हुआ उसको भुलाने का हम थोड़ा सा तो रखते हैं अपने दिमाग में दम की, चलो ठीक है इसे भुला देते हैं। जैसे रॉ नेटफ्लिक्स पे हो गया ऑलरेडी सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच, तो इसके बाद ऐसा ही माहौल बन सकता था कि भाई दोनों को अलग रखो, अब क्या है। लेकिन क्योंकि इन्होंने स्टोरी में ही इतना डीपली घुस के चीजें करी हैं कि जब वो चीज दोबारा से भी होती है तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ऐसे रिपीट मोड में चल गया है। मेरे को तो ऐसी देखो यहाँ पे कोई भी फीलिंग नहीं आई। तो शो की स्टार्टिंग इन्होंने तगड़ी वाले ब्रॉल से कर दी थी, और अभी तो इससे रिलेटेड आगे भी और चीजें होनी थी जिसके बारे में बात करेंगे ऑब्वियसली हम आगे ही। नेक्स्ट शो पर मैच होना था गुंथर वर्सेस ओटिस का, लेकिन इस मैच से पहले गुंथर ने कुछ अपने शब्द रखे हैं ओटिस के लिए। कहते हैं कि इससे पहले कि मैं तुझे एम्बैरेस करूं, देख तू स्ट्रांग तो है लेकिन साथ में तो फ्रीक भी है, तू भी जे उसो की कैटेगरी में आता, तू क्या है लोगों को खुश करने के लिए पागलों की तरह बनता फिरता रहा है। लगता है सही में तेरे से खुश होते हैं, तेरी ये जो सक्सेस है वो देखना चाहते हैं। कहते हैं सुबह उठ के अपने आप को शीशे में नहीं देखा तूने, मैंने देखा तो मेरे पास तो ये टाइटल था, ये बेल्ट थी, और तू तो अपने लिए एक ढंग की बेल्ट भी नहीं ढूंढ सकता जो कि तुझे फिट हो। अगेन इस टाइप के जोक्स मार के गुंथर आगे बच के निकल जा रहे हैं, वो भी अमेरिका के अंदर। ये मुझे थोड़ा सा वंडर कर देता है बात बात में। कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट तेरे अंदर थोड़ी होनी चाहिए। मैच इनका शुरू हो जाता है। वैसे गुंथर इतनी सारी बातें बोलने के बाद मैच शुरू तो होने देते, तुमने क्या चीप शॉट मारा है। तो पता नहीं, गुंथर तो अपना सारे लॉजिक उनके लिए दूसरे के लिए अप्लाई होते हैं, अपने लिए कुछ ज़्यादा होते नहीं है। लेकिन ओटिस ने फाइट तो तगड़ी दी यहाँ पे, ऐसा नहीं था कि एकदम इन्होंने मैच को खत्म कर दिया। जब ऑब्वियसली अकीरा टोजावा के सामने इन्होंने दिखा दिया था गुंथर को कि भाई वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तो ओटिस के सामने तो करना ही था। कैटरपिलर उन्होंने लगाया, किकआउट होता है उसके ऊपर, चॉप्स के बीच हमने एक्सचेंज देखा, लेकिन फिर एंड में एक पावर बॉम्ब के साथ गुंथर मैच ऑब्वियसली जीत गए। मैच के बाद स्लीपर होल्ड में वो फंसाते हैं, अकीरा टोजावा सेव करने के लिए आते हैं। भाई यार इतना ये जिगरा भी है अकीरा टोजावा के अंदर, इसके लिए उनको सल्यूट देना पड़ेगा। लेकिन उनकी भी बैंड बजा देते हैं। उसके बाद जे उसो का म्यूजिक हिट होता है। जे उसो ने आज आके जो है स्पीयर भी मारा है, और एक बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ पोज किया। अपोज किया, दिख तो अच्छे रहते भाई जे उसो, ये तो बोलना पड़ेगा। भले ही इस फ्यूड के बारे में, इस मैच के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों के बहुत डिफरेंट टेक्स हैं। गुंथर इसके बाद उधर पड़े हुए थे और ऑस्टिन थियरी एंड ग्रेसन वॉलर ने आके अटैक कर दिया, बट उनको भी वो बजा देते हैं। लेकिन फिर एंड में आके गुंथर ने पीछे से स्लीपर होल्ड में डाल दिया उनको, और बड़ी ही बेइज्जती से उन्होंने टाइटल के साथ ना सिर्फ पोज किया है बल्कि जे उसो को भी अपने पैरों के नीचे रखा है। मैं आपसे बोल रहा था ना कि देखो WWE जे उसो और ये गुंथर की स्टोरी को अब रेसलमेनिया तक कैसे लेके जाने वाली। मुझे ऐसा लग रहा है कि तरीके तो देखो ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको आउटसाइड एलिमेंट, देखो स्मार्ट तो बहुत किया है जो दूसरे सुपरस्टार्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन फिर भी मतलब मैं बोलूँगा उतनी नहीं बात बन पा रही। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। मतलब थोड़ा सा आई थिंक हार्श होकर मैं ये बोल रहा हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि यार मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच है, रॉयल रंबल का विनर है, तो और बम इनको यहाँ पे फोड़ने चाहिए। बाद में जे उसो का एक इंटरव्यू भी आता है और वहाँ पे वो एक पैशनेट अपना प्रोमो कट करते हैं, कहते हैं कि मैं क्रैश आउट करने वाला हूं। और जब जे उसो ऐसा बोलता है तो समझ लो कि वो अपना पूरा गुस्से में भरा हुआ है, और कहते हैं कि कैथी कैली बताते हैं कि बाहर तो इतनी सर्दी है और ये बंदा बिना टी शर्ट के जा रहा है। तो इन्होंने थोड़ी सी उस चीज़ से इन्हें लगा कि इंटेंसिटी आ सकती है। अगर हम ये बोलेंगे कि जे उसो बिना टी शर्ट के जा रहा है, की तरह पगला चुका है ये, इसको गुंथर चाहिए ही चाहिए। और मुझे लगता है जे उसो की ये इंटेंसिटी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल अच्छा बन के स्पेशली गुंथर जैसे बंदे के सामने तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। इसके बाद क्या हुआ वो बताने से पहले आप इस पिक्चर को देखो और सोचो क्या हुआ होगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है। तो एजे स्टाइल्स का इंटरव्यू चल रहा था, कैरन क्रॉस ने आके पीछे से पकड़ लिया उनको। एजे स्टाइल्स जॉन सीना के बारे में बात कर रहे थे। ये कैरन क्रॉस आज भाई आपने बाल भी स्ट्रेट करवा के आए थे, थोड़ा सा उनका जो लुक है वो भी डिफरेंट लग रहा था। ये इरिटेट करने वाला गिमिक, अनॉय करने वाला गिमिक यही पकड़ा दिया कि इन्होंने सही में कैरन क्रॉस को। जब मैं बोल भी रहा था कि जैसे स्पैम कॉल्स वाले हमको इरिटेट करते लगा, लिटरली वही थमा दिया उनको। एजे स्टाइल्स कहा चुप जा भाई, चुप जा, बंद हो जा। और अभी हमको ये पता चला है कि अगले रॉ के एपिसोड में लोगन पॉल को एजे स्टाइल्स कॉल आउट करने वाले हैं। तो मतलब क्या आज इस वाले सेगमेंट से ये बात ऑब्वियस ही हो गई है कि एजे स्टाइल्स और लोगन पॉल का ही मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर, या बाद में इन सारी चीज़ों को मिला जुला के एंड करवा देंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के सीन में। तो आई थिंक अगली रॉ हमको काफ़ी हद तक इसके बारे में क्लैरिटी दे देगी। इसके बाद शो पर एक मैच आता है, आइवी नाइल वर्सेस लायरा वाल्कीरिया। क्या बात करूं, क्यों बात करूं, कुछ स्टोरी तगड़ी है नहीं इसमें, बस नी को ये सेल कर रही थी लायरा वाल्कीरिया, लेकिन इवेंचुअली फिर भी अपना फिनिशर लगा के वो वाला जो मैच है वो जीत चुकी हैं। इसके बाद शो पर हमको देखते हैं बैक स्टेज से सेथ रॉलिंस, और इससे पहले की इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस कुछ बोल पाते, उनकी नजर पड़ जाती है सीएम पंक के ऊपर। जैसे ही दिखी
ये दोनों बंदे फिर से वहां पे लड़ने लग गए, इनको सेपरेट कर रहे हैं, उधर सिक्योरिटी वाले सारे बंदे आ गए और एडम पियर्स का हो चुका है बिल्कुल पूरी तरीके से दिमाग खराब। सेथ रॉलिंस लेके जाते हैं कोने में एडम पियर्स को और बोलते हैं कि भाई मुझे दे जो मुझे चाहिए। एडम पियर्स कहता है भाई क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, इस बंदे ने रॉयल रंबल में अपने आप को हरवा दिया पहले और एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, बस मैंने मेक श्योर किया कि ये बंदा रेसलमेनिया के अंदर ना जा सके। जो मैंने रोमन रेंज के साथ किया ना वो मैं सीएम पंक के साथ भी करूंगा। तो यहाँ पे रोमन रेंज का जो नेम है वो भी ड्रॉप हो चुका है, तो वो जो एंगल लग रहा है ये एक 3-वे की तरफ जा रहा है। आई थिंक अब इस नेम ड्रॉप ने उस चीज को और भी ज्यादा ऑब्वियस कर दिया है। एडम पियर्स भी आ गया भाई अपनी चौड़ में और मुझे ये भी अच्छा लगा कि अब जनरल मैनेजर ये जो है निक ऑल्डिस, एडम पियर्स, ये ऐसा नहीं है कि दब के रहते हैं, वो उल्टी सीधी बातें सेथ रॉलिंस को बोल ही रहते। नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए स्टील केज मैच ऑफिशियल हो चुका है, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। और ये जब अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद जो रिलीफ है सेथ रॉलिंस के चेहरे पर या फिर वो खुशी की अब मेरे पास मौका है इसको बुरी तरीके से बजाने का, वो आप उनके चेहरों पर साफ तरीके से देख सकते थे। और एडम पियर्स ने भी बोला अब शक्ल मत दिखाइयो अपनी अगली रॉ तक, क्योंकि इतना वो परेशान हो चुके हैं। और ये जनरल मैनेजर जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं वो देख के हमेशा अच्छा लगता है कि चलो अब इनको भी ऐसा अथॉरिटी वाला रोल दिया है तो थोड़ा सा सामने वाला बंदा भी भले डर के ना रहे लेकिन ये बंदा तो अपना स्टैंड ले। तो अब अगली रॉ के लिए ये जो मैच है वो ऑफिशियल हो गया है। आई थिंक आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। लुडविग काइजर का भी नेक्स्ट एक प्रोमो था, देखो ये मिड कार्ड के अंदर ही चीज चल रही है, बोलोगे मिड कार्ड ही बोलेंगे और काम यहाँ पे सही चल रहा है। वो स्टार पावर इतनी नहीं है तो शायद आपको ऐसा लगे कि बोरिंग है। वो कहते हैं मैं सारी अटेंशन जो है वो डिजर्व करता हूँ, वर्ल्ड चैंपियन मैं बनूंगा आगे जाके, तुम पसंद करो इस बात को या फिर नहीं। पेंटा को कॉल आउट करते हैं, पेंटा आते हैं और उसके बाद एक अच्छा सा सीक्वेंस भी होता है यहाँ पे जहाँ पे पेंटा और लुडविग काइजर के बीच में एक छोटी सी ऐसे मारा मारी सी होती है, जहाँ पे फिर एंड में पेंटा ने जब डाइव किया तो वही फिर जो है वो स्टैंड टॉल करते हैं। तो इन्वेस्ट तो अगर आप इसमें करोगे तो आपको मजा तो मिल जाएगा, बट वही है कि बड़ी स्टार पावर नहीं है तो ऐसा लग सकता है कि मामला बोरिंग है, लेकिन उस तरीके का सीन आई थिंक है नहीं। नेक्स्ट हमको एक बहुत ही सिनेमैटिक सी और प्रोफेशनल टाइप की वीडियो दिखती है जहाँ पे चैट गेबल एक बंदे को ढूंढ रहे हैं और फाइनली वो उस बंदे से मिलते हैं जिसको उसने चैट गेबल ने थोड़े बहुत पैसे दिए और उसके बाद एक डब्बा पकड़ाया गया और उस डब्बे में तो कुछ है जो कि चैट गेबल की मदद करेगा इन सारे जो लूचाडोर से मास्क वाले बंदे हैं उनके साथ लड़ने में, उनके साथ जीतने में। तो क्या कोई गिमिक में चेंज है चैट गेबल, क्या उनको कोई मास्क ही पकड़ा रहा है? तो पता नहीं, कुछ तो इन्होंने ऐसा डाल दिया मामला जो कि शायद हमको एक्साइटेड कर सकता है कि अब चैट गेबल का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या है। और इसके बाद अमेरिकन मेड और वॉर रेडर्स का ही मैच था, भारी भरकम मैच हमेशा ही होता है वॉर रेडर्स का, अच्छा रेसलिंग मैच है, मूवमेंट्स भी है इसमें। लेकिन अगेन यार फिर ऐसे लगता है मतलब भूल ही गया था कि इनकी भी स्टोरी चल रही थी, क्योंकि आई थिंक लास्ट टाइम जो उन्होंने दिखाया था वो 2-3 हफ्ते पहले था जब ये अटैक हुआ था, तो ऐसा कुछ सीन था। एंड में अपने फिनिशर के साथ वॉर रेडर्स ये वाला मैच जीत गए हैं। बहुत सारी बड़ी चीज़ों के बीच में ऐसी चीज़ें फिर पिस जाती हैं अगर तुमको कोई धमाका नहीं करने को मिला स्टोरी लाइन के अंदर। सैमी ज़ेन के बारे में भाई हमको अपडेट मिल गई है, तो माइकल कोल ने ये बोला है कि इंडेफिनेटली सैमी ज़ेन जो है आउट हो चुका है। हमने कल वाली वीडियो के अंदर इसको डिस्कस किया था कि शायद ऐसा हो सकता है कि रेसलमेनिया भी सैमी ज़ेन की मिस हो जाए, तो पता नहीं अभी यहाँ से क्या सीन होने वाला है, लेकिन एटलीस्ट अपडेट हमको मिली है। और अपडेट मिली है तो शायद फॉलो अप में हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि बताया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, तो शायद फिर ये सैमी ज़ेन को आगे जाके हो सकता है ऐसे हमको अवेयर करवाना चाह रहे हो कि बंदा उड़ा हुआ है, तो मे बी क्या पता फिर वो बंदा जो है वापस आ जाए। इसके बाद हमको देखते हैं फिन बैलर। और भाई फिन बैलर कहते हैं, फिन बैलर ने बोला ब्रॉन ब्रेकर को, वो बंदा क्या बोल रहा है, कहता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप तेरे पास है क्योंकि हमने जजमेंट डे ने अलाउ किया है तुझे। अरे भाई तुम अपनी टीम में पहले खुद से मामला सुलझा लो, बैक स्टेज हर एक सेगमेंट के अंदर तुम लड़ते रहते हो कि नया मेंबर इसमें आएगा या फिर नहीं। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि मैं चैंपियन इसलिए हूं क्योंकि मैं डॉग हूं। फिन बैलर अपने अलग ही दुनिया में कह रहा है मैं अनटचेबल हूं, जब चाहूं तेरे से तब टाइटल ले सकता हूं। है भाई, अच्छा ऐसी बात है क्या? इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर भी को ऐसा महसूस कराता है कि रिंग में आने में फट रही है तेरी, तो ब्रॉन ब्रेकर भाई रिंग की तरफ आ गए। ये सेटअप था, कार्लिटो होते हैं, डोमिनिक होते हैं, दोनों को इन्होंने बजाया। फिर फिन बैलर पेल तो रहे होते हैं लेकिन एंड में मार मूर के फिर उनको ही भगना पड़ जाता है और रिंग साइड पर कार्लिटो को इन सब की वजह से एक तगड़ा वाला स्पीयर खाना पड़ गया। तो फिन बैलर और ब्रॉन ब्रेकर ये तो डेफिनेटली मिक्स में है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के, मतलब ऑब्वियसली ब्रॉन ब्रेकर तो चैंपियन ही है, बट क्या ये इस चीज को ऐसे घुमा फिरा के उस डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं एजे स्टाइल्स और लोगन पॉल की फ्यूड की तरफ? वो देखना जो है इंटरेस्टिंग चीज रहेगा। आज शो पर एक बहुत तगड़ा वाला शॉकर भी आ चुका है, क्योंकि यहां पर हो गया है एक बड़ा
वाला टाइटल चेंज। रिया रिप्ली और इयो स्काई का मैच था। मैच भाई बहुत ही ज्यादा धांसू है। रिंग साइड पर आपको यहाँ पे सुप्लेक्स दिखेगा, इनसेन एल्बो भी आज कायरी सेन ने लगाया, आज का लॉक भी उन्होंने लगा दिया। बैरिकेड पे जाके इयो स्काई ने पावर बॉम्ब लगाया है, फिर उसके बाद मून सॉल्ट लगाया, उसके ऊपर बहुत ही क्लोज किकआउट था, लेकिन रिया रिप्ली ने गलती कर दी, वो बियांका ब्लेयर के साथ जाके उलझ जाती हैं, धक्का मुक्की हो गई और इसके बाद कायरी सेन ने अपना मून सॉल्ट लगा के इस मैच को जीत लिया और वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई। तो भाई एक बहुत ही बड़ा चेंज यहाँ पे रोड टू रेसलमेनिया के अंदर आ गया, क्योंकि बियांका ब्लेयर को वैसे चैंपियन को फेस करना था और वो रिया रिप्ली थी, लेकिन अब वो नाम इयो स्काई का हो चुका है। तो क्या अब ये 3-वे सिचुएशन की तरफ जो फ्यूड है वो बढ़ रही है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि रिया रिप्ली को इतना मैं आसानी से मानूंगा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सीन से गायब कर दे। तो ये एक शॉकिंग एलिमेंट था। वैसे तो ये मेन इवेंट शो का था, लेकिन हमारे वीडियो के मेन इवेंट में हम क्या बात करेंगे, आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली हमको ग्राफिक दिखा दिया है ये जॉन सीना और कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच का, जो कि रेसलमेनिया 41 में होने वाला है। यहाँ पे जॉन सीना का जो रेंडर यूज किया गया है वो हरामी वाले जॉन सीना का है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई भी समझदार है कि उस जॉन सीना का तो यूज नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि क्या जॉन सीना अपने डिसीजंस के ऊपर रिग्रेट कर रहे हैं, क्या उनको बुरा फील हो रहा है। इंस्टाग्राम पे एक अलग ही दुनिया चलती है जॉन सीना की, और अगर आप उनको ट्विटर पे फॉलो करोगे तो वहां पे वो थोड़ी सी ज्ञान की बातें करते हैं और कभी कभी रियल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जॉन सीना ने ट्वीट करके लिखा, Have the discipline to do what needs to be done, especially when you don't feel like it। यहाँ से जॉन सीना समझा रहे हैं कि भाई डिसिप्लिन में रहो, वो काम करो जो करने की जरूरत है, नो मैटर अगर तुम्हें वो काम करना अच्छा भी लगता है या फिर नहीं। और इस समय जिस तरीके से जॉन सीना का हील टर्न हुआ है, बहुत सारे फैंस को तो पसंद आया नहीं है। तो क्या जॉन सीना भी किसी तरीके की मजबूरी में है? अगर आप इसको स्टोरी लाइन से लिंक करके देखो तो मे भी इसके मतलब निकल सकते हैं। आई थिंक पिछली किसी वीडियो में बोला था भाई जॉन सीना के जो ट्वीट्स हैं उनका मतलब नहीं होता, ये इंस्टाग्राम की बात नहीं हो रही है, ये ट्विटर की बात हो रही है। यहाँ पे वो ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन वो ज्ञान की बातें करंट सिनेरियो से भी लिंक्ड होती हैं। तो मे भी क्या पता ये आज से कुछ महीनों बाद जाके हमको पता चले कि जॉन सीना ने तो उसी टाइम पर बता दिया था कि अपने हील टर्न के बाद वो क्या फील करते हैं। एक शिकायत रहेगी मेरी कि एलिमिनेशन चेंबर बहुत तगड़ा शो था, लेकिन इन्होंने इस वाले शो पर ऐसा लगा कि थोड़ा सा ईजी रहते हैं, बहुत कुछ और हंगामा भी कर सकते थे, लेकिन करने की इन्होंने कोशिश नहीं करी। और यह ट्रिपल एच की एक टिपिकल बुकिंग स्टाइल जो कि हमको वीकली शोज पर दिखता है। आज के शो को मैं 3.75 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, उतना डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, चलो सह लेंगे अगर एलिमिनेशन चैम्बर में इतनी धांसू चीज हमको दिखा दी है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और प्रोफेशनल रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड वीडियोस के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।